रहे हैं। हालांकि आपने ऑनलाइन लेक्चर जो रिकॉर्डेड सेशंस थे उसको आपने सुना है ना, और वो भी सेशन का एक बड़ा भाग थे। तो उम्मीद करते हैं वो आपको स्पष्ट हुए होंगे। स्पष्ट हुए। राजेश नाम है ना? नहीं, क्या नाम है? जिग्नेश, सॉरी, है ना। इतने लोगों से मिलना होता है कि मुझे नाम है ना अभी भी लगता है कि हाँ याद रखने। ठीक। और ऋत्विक, ठीक है। अभी आपका नाम हिना आपका नाम सुहानी, आपका नाम रिद्धि, ठीक। और तो बाकी जो ऑनलाइन जुड़े, अभी हितेश भाई और रमा बहन और जुड़ेंगे, और भी बाकी लोग भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है ये पुस्तक आवर्तनशील अर्थशास्त्र, जिसके आधार पर आपका पूरा डीवोक जो है ना, इस डीवोक की जो आप ये कोर्स कर रहे हैं उसकी कुल स्पेशलिटी कितनी, तो उसकी कुल स्पेशलिटी ये किताब है। ये किताब जो है ये 2 हिस्सों में हमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पढ़ने को मिलेगी। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। ठीक, सॉरी लग गई। बैठो बेटा, फटाफट सेटल हो जाइए, क्लास चालू हो गई है। ठीक है, चलिए। तो बस 1 मिनट पहले ही बात शुरू करी मैंने। आज से हम ये पुस्तक शुरू करेंगे पढ़ना, है ना। जो भी बेसिक था, बेसिक समझाने में मुझे 1 साल लगेगा, लेकिन अपने पास 1 साल का समय नहीं है। जितना समझाना था समझा दिया। अब जितना भी बेसिक होगा बाकी इस किताब के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी। तो इस किताब के 2 हिस्से हैं, एक कुल मिला के इसमें 9 अध्याय हैं, है ना। तो 9 जो अध्याय हैं उसको हमने 4 अध्याय पहले सेमेस्टर में रखे हैं और 5 अध्याय जो हैं बाकी दूसरे सेमेस्टर में आपके रखे गए हैं। इसमें जो अध्याय 8 और 9 है उसकी थोड़ी सी बात, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की थोड़ी सी बात आपको समझा दी है। थोड़ा कहीं ना कहीं लगभग पूरा सिलेबस ही मोटा मोटा आपको दिखा दिया है। अब इसको विधिवत अध्ययन करना शेष है, ठीक है। तो विधिवत अध्ययन करने के लिए हमको बाकायदा किताब पढ़नी है, और इसी किताब के आधार पर बाकायदा आपके जो सेमेस्टर के पेपर होते हैं, जो टेस्ट लिए हैं, टेस्ट के मार्क्स जोड़ूंगी मैं। जिन लोगों ने भी प्रॉपर टेस्ट दिया है उनके अच्छे नंबर आए, वो सारे टेस्ट में नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है ना, ऑनलाइन जुड़ते हैं, टेस्ट नहीं दिया है किसी भी कारण से, अगर आप टेस्ट देना चाहें तो जैसे आप अगर टेस्ट देना चाहेंगे ना पूरा कोर्स करने के बाद, तो आप टेस्ट दे दीजिए। वो मार्क्स आपके नहीं तो कट जाएंगे, मैं उसको कंसिडर करूँगी, ठीक है। भले ही वो किताब के आधार पर टेस्ट नहीं हुआ था, वो अध्ययन वो है इसी का हिस्सा, क्योंकि, ठीक है। तो एक लाइन को पढ़ना है, एक लाइन को समझाना है, ऐसा है। 4 ही अध्याय हैं, वो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ, ज़िंदगी में जितना सोचा है उससे अधिक कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। विशेष रूप से जो लोग थोड़ा सा ज़िंदगी जिए हुए हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर्स में ज़्यादातर लोग ऐसे उसको बाद में सुनते हैं जो कि ज़िंदगी जिए हुए लोग हैं। कुछ लोग, आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो, है ना, कुछ लोगों ने बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी देखी है, तो कई बारी निष्कर्ष बनाने बड़े कठिन लगते हैं। कई बारी लगता है कि नहीं, निष्कर्ष बन गए। जिनके लिए निष्कर्ष बन गए हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्या शेयर, हाँ वो स्क्रीन लेकिन ओपन नहीं है ना अपना। बुक खुली है, डॉक्स में, अच्छा ठीक है, समझ गई। आए तो सही। नहीं अपलोड हो रहा है। कौन सा? ये डॉक्स में ही है ना, आप आके कर दो कि ये तो ओपन किया, हाँ। चलिए,
ठीक है, अपलोड हो रही है कि इसमें कुछ लिख नहीं सकते। हो गया, ठीक है। आई होप द क्लास इज रनिंग। अपलोड ही नहीं हो पा रही, ठीक है, हैं अपलोड नहीं हो रही पूरा, मतलब हाँ हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन सहज मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अभिव्यक्ति क्रम में आवर्तनशील अर्थशास्त्र। मध्यस्थ दर्शन पहले दिन आपको समझाया था क्या है, सह अस्तित्ववाद क्या है ये भी समझाया था। सह अस्तित्व का मतलब क्या बताया था आपको, किसको याद है, बताओ जिग्नेश, क्या मतलब है सह अस्तित्व का? पहला लेक्चर, आप बताओ बेटा, सह अस्तित्व का मतलब सबसे पहले दिन बताया था। मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ का क्या मतलब है, सह अस्तित्व का क्या मतलब है? सबके साथ में समझाया क्या था, सबके साथ में क्या? सह अस्तित्व मतलब संबंध, संबंध का मतलब उपयोगिता पूरकता। अस्तित्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता पूर्वक हैं, ठीक है। तो उसी में कह रहे हैं आवर्तनशील अर्थशास्त्र। इस दुनिया में अभी तक हमने पैसे को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को एक प्रकार से समझा है ना। समझते समझते हमने क्या कह दिया, पैसा ही सब कुछ है ना, पैसे का खेल, ऐसी बड़ी सारी बातें चल रही हैं। आदमी को हमने क्या बना दिया, ह्यूमन को रिसोर्स। आप जानते हैं एचआर सेंटर बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। आदमी क्या है, एक रिसोर्स है। जैसे कि लोहा है, मिट्टी है, ये सब चीज़ों को रिसोर्स बोलते हैं ना, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का एक ह्यूमन रिसोर्स विभाग भी है। आदमी एक स्रोत है, मजदूर है, किस चीज़ के लिए, लेबर के लिए। ये पूरा अर्थशास्त्र इस पर क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। सोच के देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए विचार करने के लिए पूरा प्रस्ताव है। दुनिया में रहते हुए आपने बहुत कुछ तो सोच लिया है, ये सारी वो बातें कर रहे हैं जो आपने नहीं सोचा है, ठीक है। न्याय के आधार पर चिंतन का अर्थशास्त्र है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। ऑब्वियसली इसके जो लेखक हैं श्री ए नागराज जी हैं, जिनके बारे में हमने बात करी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यह प्रकाशन सर्वशुभ के अर्थ में है, इसका कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं है। ये अद्भुत है अपने आप में, वरना हर एक किताब जो है होता है उसमें कोई ना कोई कॉपीराइट रहता है। इसका उपयोग एवं नकल निजी अध्ययन के लिए उपलब्ध है। आप इसका उपयोग करिए, इसका अध्ययन करिए, ये आपको फ्रीली अवेलेबल है। इसीलिए आपको डीवोक में सीधा मैंने पीडीएफ भेज दी है। इस पर राइटर ने कोई कॉपीराइट नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया जानते हैं? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान किसी का कॉपीराइट नहीं है। ज्ञान जो है पूरी मानव जाति के लिए होता है। अगर हम ज्ञान को किसी सीमा में बांधते हैं, पैसों के साथ बांधते हैं, तो मामला गड़बड़ा जाता है। जिस जगह हम अटके हुए हैं अभी, इससे बाहर निकलना है अपने को। तो कह रहे हैं इसके अलावा किसी भी अर्थ में प्रयोग, नकल, मुद्रण आदि करने के लिए दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक, जिला अनूपपुर, भारत से पूर्व में लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। उनको पैसे नहीं देना है। अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनसे अनुमति ले लीजिए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह अपेक्षित है कि इन अवधारणाओं को दूसरी जगह प्रयोग करते समय इस ग्रंथ का पूर्ण उद्धरण दिया जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है। जब आप इससे संबंधित कोई भी बात करें, जैसे हमने आपको कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, दुनिया भर की बातें बताई ना, ये किस विचार के आधार पर बताई? सहअस्तित्ववाद के आधार पर बताई। इससे पहले जो कुछ आप समझे हैं वो भौतिकवाद के आधार पर समझे हैं, ठीक है। तो भौतिकवाद भी दुनिया को देखने का एक नज़रिया है, आदर्शवाद द्वारा भी दुनिया को देखने का एक नज़रिया, और सहअस्तित्ववाद के द्वारा भी दुनिया को ही देखने का एक नज़रिया है। तो चूंकि नज़रिया बदल रहा है, इसलिए आपको ये बताना पड़ेगा कि यह बात आप किस आधार पर कर रहे हैं। कृपया दर्शन की पवित्रता बनाए रखें, ठीक है। चलिए, फिर इसको बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, ये एक विकल्प है, ये एक चॉइस है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप लीजिएगा, ना मर्जी हो ना लीजिएगा, चॉइस आपका है। तो विकल्प किस चीज़ का, आप थोड़ा विचार करिए।
विचार का विकल्प है। कौन से दो प्रकार के विचार? भौतिकवादी। भौतिकवादी एक विचार है जो कहता है कि इस दुनिया में आए हो, सब कुछ भोग लो, मजे कर लो, बाकी और कर रखा ही क्या है दुनिया में, जिंदगी में, अपने को कुछ पता नहीं है, ये भौतिकवादी विचार है। आदर्शवादी विचार कहता है संसार माया है, मोक्ष पाओ और निकलो इस संसार से, भव सागर से पार जाना है। तो यहाँ ये संसार क्या है, पूरा यहाँ पर पीड़ा ही पीड़ा है, इससे बाहर निकलो। तो एक मार्ग जो कहता है भोगो और एक दूसरा मार्ग कहता है यहाँ से भागो, बस दो मार्ग हैं। विकल्प इस बात का है कि इस धरती पर अच्छी तरह से जिया जा सकता है, निरंतर सुखपूर्वक जिया जा सकता है। भौतिकवाद और आदर्शवाद में त्रस्त मानव के सामने जब ऐसी कोई बात करता है तो वो कहता ऐसा थोड़ी संभव है, ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा तो सुख के पीछे दुख तो आता ही है, दुख के पीछे सुख तो आता ही है, अगर सुख ही सुख होगा तो जीने का क्या मज़ा है ना। लेकिन फिर ऐसे ही व्यक्ति से पूछो ज़िंदगी में जो जितने भी आप काम करते हैं, जितने भी, उन सभी कामों को करने के पीछे एकमात्र कारण है कि आप चाहते हो कि इसको करने से हमको मज़ा आएगा। मूलतः आप सब कुछ यही इसी आशय से कर रहे हैं कि इसको करने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा या शांत हो जाऊंगा या मुझ में संतोष आ जाएगा या समृद्धि को अनुभव करूंगा। किसी भी प्रकार का आनंद आप उसमें से खोज ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं विकल्प को पढ़ती हूँ। अब देखिए कितना हम कर पाते हैं, कितना न्याय हो पाता है आपके साथ। इस पुस्तक को पढ़ने की एक अपनी एक योग्यता है ना। देखते हैं हम कितना 30-35 घंटों में आपको बता पाएँ। तो विकल्प लिखा हुआ है, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से। आप इस किताब को अपने दम पे पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, एक एक शब्द समझाना पड़ेगा। तो अस्थिरता अनिश्चयता मूलक, मूल में क्या है? अस्थिरता। एक कहता है कि पता नहीं जितने 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात, या 4 दिन की चांदनी है ना, इसको भोगो, ये अस्थिरता में है, ये भी अस्थिरता। दूसरा कह रहा है संसार क्या है? माया, भगवान ने बनाई है और उसके बाद न जाने कब भगवान मुट्ठी भींच लें और ये संसार एकदम से नष्ट हो जाएगा। फिर साइंस वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि ये बिग बैंग थियरी, बिग बैंग के कारण ये धरती आई है और एक दिन अचानक ही ये समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से अस्थिरता अनिश्चयता, ये क्या है? अस्तित्व कैसा है? अस्थिर है ना। और ज़िंदगी में सब कुछ क्या है? अनिश्चित, कुछ सब चीज़ें रैंडम घट रही हैं। अभी तक जितने भी प्रकार के विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, वो सब मूलतः भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार, वस्तु केंद्रित विचार है। हम केवल अस्तित्व में वस्तुओं को देख करके और वस्तुओं को भोगने की कामना से विचार को किए हैं। वस्तुओं की सर्वसुलभता, सेवाओं की सर्वसुलभता, न्याय को पकड़ नहीं पाए हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। मानव का क्या डिज़ाइन है ये हमको नहीं पता है। मैं आपको बताऊंगी कि मानव का क्या डिज़ाइन है, हमने थोड़ी बहुत बात करी भी है। तो मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। मैंने कहा मानव संतान, प्रत्येक मानव संतान है न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्यवक्ता होता है। ये बात अभी तक किसी ने नहीं बोली किसी ने। इसको बहुत धुंधले स्वरूप में ज़रूर बोलते हैं। जानते हैं कैसे बोलते हैं? बच्चे में भगवान का रूप होता है, फिर पता नहीं वो कब शैतान का रूप हो जाता है, वो पता नहीं चलता। ऐसा धुंधला बोलते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं बता पाते कि क्या हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम धर्मों को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि पाप करने के फलस्वरूप आप इस धरती पर आए हो और पापों को, कष्टों को भोगना आपका इस जन्म का काम है। पुण्य कमाओ और फिर कहीं स्वर्ग चले जाओ, ऐसा कुछ विचार चलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। मानव को क्या समझा? हम लोग ब्रेन में फिजिको केमिकल जो हमारा रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप हमारा मूड बदलता है, हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो करते हैं। और रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा है। ठीक है, अभी हमको क्या कहा गया? जीव। इस पर तो बात हुई ना अपनी। अभी तक जीव जानवर ही मान के बैठे हुए जो मानव को स्वीकार नहीं है। अब पहली बार यहाँ पर लिख रहे हैं विकल्प के रूप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था में होने का पहचान करा और कराया गया है। तो पहली बार एक ऐसा विचार आया जो कह रहा है कि हम सभी, पूरी मानव जाति का प्रत्येक मानव, किसी भी रंग, नस्ल, मत, पंथ, संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग का हो, वो सभी के सभी क्या हैं? ज्ञानावस्था के मानव।
और ज्ञानावस्था की इकाई होने के फलस्वरूप हर मानव इस पूरे अस्तित्व को समझ सकता है, समझ करके ठीक से जी सकता है। ये विकल्प है ना, ये आपके पास चॉइस दिया जा रहा है कि आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आप समझ सकते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो आप इसका अध्ययन करिए। अगर इस विकल्प को स्वीकार करते हैं, मतलब अपने आप को ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं, तब तो इसका अध्ययन होगा। और अगर कहते नहीं जी हम तो जानवर हैं, तब फिर इस विकल्प का अध्ययन करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। विकल्प जैसे कहते हैं ना, पहले आप वो कंज्यूमर अग्रीमेंट होता है ना, आई एग्री टू, आप देखते हैं कहीं कहीं साइन करना पड़ता है, फिर आप अगले पेज पे जाते हैं। तो ये विकल्प ऐसी बात है कि आप अगर ये स्वीकार करते हैं कि हम ज्ञानावस्था के मानव हैं, सुख समृद्धि पूर्वक, समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, जीना चाहते हैं, तब तो इसका अध्ययन है, अन्यथा इसके अध्ययन का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। फिर कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता, मानव इस अस्तित्व में जानने वाला वस्तु है, ईश्वर जानने वाली वस्तु नहीं है। अभी हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, इस धरती पर जितनी बातों को मानव जान पाया, उन सारी बातों को जिनको मानव जान पाया है एक दूसरे को बताता है, और जिन बातों को मानव नहीं जानता है, तब जानते हैं क्या कहते हैं, भगवान जाने, ईश्वर जाने, राम जाने, इंग्लिश में बोलते हैं गॉड नोज, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब हम बोलते हैं गॉड नोज, इसका मतलब हमको पता नहीं है। तो ये जो आदर्शवाद है, ये मूलतः रहस्य मूलक है। मानव को जहाँ जहाँ पर रहस्य बना हुआ है, उस सबको वो क्या मान लेता है कि मैं नहीं जानता हूँ, कौन जानता है, कोई एक एंटिटी है। और भगवान क्या है, तो कहते हैं बता नहीं सकते। बता सकते हैं भगवान क्या है, हमने चर्चा करी है, ईश्वर क्या है। सहअस्तित्ववाद ने आपको इंगित किया कि ये चीज़ है, रहस्यवाद नहीं है बता रहा है आपको। तो फिर बाबा जी इसके बाद बता रहे हैं मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता, और मानव सब कुछ को जान सकता है। इस अस्तित्व में मानव ज्ञाता पद में है, ज्ञानावस्था की इकाई है, ज्ञाता पद में है। मैं सब कुछ जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ, इस धरती को स्वर्ग की तरह रख सकता हूँ, मानव के साथ अच्छी तरह जी सकता है, इसको कह रहे हैं ज्ञाता पद। तो यदि यहाँ पर पहुँचना है तो फिर इसका अध्ययन है, अन्यथा इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है। ठीक है। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु, ये जो पूरा अस्तित्व में चारों अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं में सहअस्तित्व, सहअस्तित्व मतलब संबंध मतलब उपयोगिता और पूरकता, इनकी आपस में क्या हार्मोनियस रिलेशनशिप है, यही जानने समझने की वस्तु है। क्यों? क्योंकि यदि हम ये सब जान करके अच्छे से करते हैं, मैंने कहा था ना, जानो बूझो और फिर करो, यदि हम जान समझ के अच्छे तरीके से करेंगे तो ये धरती सदा सदा स्वर्ग की तरह बनी रहेगी। तो मानव दृष्टा भी है, मतलब दृष्टा मतलब देखने वाला, और देखने वाला मतलब समझने वाला, और समझ करके जब करता है तो भोगता क्या है, सुख ही सुख भोगता है। फिर उसको कभी भी कोई समस्या इस धरती पर आएगी नहीं, मानव संबंधों में कोई समस्या आएगी नहीं। इस बात का विकल्प यहाँ पर दे रहे हैं। यदि ये स्वीकार है तो आगे अध्ययन, क्योंकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र में देखिए इतनी जरा सी किताब में ना पूरी दुनिया का अर्थ को समझने की ताकत रखी हुई है। ये वेद पुराण से आगे की चीज़ है, क्योंकि वेद पुराणों में क्या रखा हुआ है, कामना। इस किताब में रखा हुआ है कार्यक्रम, कामना। भाई आशीर्वाद है कि आप बहुत अच्छे हो जाओ, खूब पढ़ जाओ, मैं सुबह उठूं और आपको खूब सारी कामनाएं करूं, शुभ कामनाएं ही शुभ कामनाएं, गुड मॉर्निंग है ना, रोज गुड। अभी मॉर्निंग गुड कैसे हो पता नहीं, प्रदूषण फैला रखा है, हो सकती है गुड मॉर्निंग, क्लाइमेट चेंज में गुड मॉर्निंग होगी, अगर आपस में लड़ाई हो रही तो गुड मॉर्निंग होगी, नहीं होगी। तो शुभ कामनाएं हैं, लेकिन कार्यक्रम अपने पास रहा नहीं है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली किताब है। तो कह रहे हैं थोड़ा सा और, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु, अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है। इतनी सी ही कुल बात है। इसी के साथ जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सहअस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययन गम्य हो चुकी है। प्रमाणित होने का मतलब होता है कि हम किसी भी संबंध में, जैसे दो लोग आपस में किसी संबंध में होते हैं ना, उनमें अपेक्षा निर्धारित है,
पूर्व निर्धारित है। जैसे एक बच्चे में अपने माता पिता से पोषण की, संरक्षण की अपेक्षा पूर्व निर्धारित होती है कि नहीं होती है? और यदि वो नहीं पूरी हो तो हम खींच जाते हैं, नहीं खींच जाते हैं? खींच जाते हैं, है ना। तो प्रमाणित होने की विधि क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण। इसको हमको समझना है, क्या है मानवीयतापूर्ण आचरण, क्यों नहीं हो पा रहा है मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण आचरण की अपेक्षा हम सब में है, उसका अध्ययन करना है, उसको समझ लेना है, उसका नियम समझ में आना चाहिए। और जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान के बारे में आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे पहले कि जीवन क्या चीज़ है। तो 61 अंश का परमाणु, ठीक है, गठनपूर्ण परमाणु के रूप में, ठीक है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र रूप में अध्ययन के लिए मानव सम्मुख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये कौन बता रहे हैं? श्री ए नागराज जी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई इसको हमने समझा है, जो जागृति के फलस्वरूप हमको समझ में आया उसको हम पूरी मानव जाति के सम्मुख फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। अब वो अपना बता रहे हैं अपने बारे में। क्यों अपने बारे में बताना जरूरी? ताकि आपको ये समझ में आए कि उनका खुद का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, वो कितना चीज़ों को समझने के बाद ये लिख रहे हैं। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के पूर्व, मतलब इस तरीके से विचार करने के पूर्व मेरी ए नागराज अग्रहार, ए का मतलब है अग्रहार, जो उनके गांव का नाम है। अग्रहार नागराज, जिला हासन, कर्नाटक प्रदेश, भारत, वो वहाँ से आते हैं। दीक्षा अध्यात्मवादी ज्ञान वैदिक विचार सहज उपासना कर्म से हुई। तो कौन है? वेद मूर्ति हैं। वेद मूर्ति कौन लोग होते हैं? जो वेदों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, मंत्रों को लिखने की क्षमता योग्यता से संपन्न व्यक्ति हैं, ठीक है। इस कम से कम भारतवर्ष की यदि सीमा में देखें तो शायद उनसे ज़्यादा उच्च स्थिति का कोई व्यक्ति ढूंढना मुश्किल। अब तो खैर वो नहीं रहे सा शरीर, लेकिन उस समय में नहीं थे, ठीक है। उनके मैंने बताया भी था आप लोगों को, कहानी सुनाई। उनके मामा जो हैं, मामा जी जो थे वो शंकराचार्यों को दीक्षित करते थे। वो स्वयं शंकराचार्य बनने की योग्यता संपन्न व्यक्ति थे। फिर कह रहे हैं कहाँ से गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? जब वेदांत को पढ़ा, जिसके अभी आपके क्लासेस चल रहे हैं ना, हर रोज़ क्लासेस चलते हैं, है ना। और ऐसा लगता है कि उससे अद्भुत कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि अभी आपके वो टीचर नहीं है, पढ़ा नहीं है। तो कह रहे हैं वही व्यक्ति जो वेदांत के परम ज्ञाता हैं, लिख रहे हैं वेदांत के अनुसार ज्ञान क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य है और जगत पूरा क्या है? संसार पूरा मिथ्या है। तो जो विज्ञान है पूरा संसार में ही तो सर फोड़ रहा है। सारी चीज़ों को, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, बायो ले लीजिए, जूलॉजी ले लीजिए, है ना। सारी चीज़ें किसको अध्ययन कर रहा है? वो इसी संसार को अध्ययन कर रहा है। और उसी को आदर्शवादी क्या बता रहे हैं? ईश्वरवादी मिथ्या, ये सब झूठ है, माया है। तो कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जबकि उसी वेदांत में क्या लिखा है? ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति बताई गई है। क्योंकि आदर्शवाद में भी हम लोगों को क्या कहा गया है? जीव, है ना। जीव जो है, ब्रह्म जो है वो जीव के हृदय में आकर के बैठ गया, और उसके बाद हम लोग एक कर्म बंधन में फंस गए हैं। और फिर जिस दिन ब्रह्म की कृपा हो जाएगी उस दिन हम इस बंधन से छूट जाएंगे, ठीक है। ये सब आपके पढ़ने में नहीं आएगा, बस आपके रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। तो कह रहे हैं जबकि ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति बताई गई, फिर उसमें क्या है? उपासना करने के लिए बताया गया है, देवी देवताओं के संदर्भ में। और देवी देवताएं कौन है? अभी अपने को पता नहीं है कौन है, लेकिन एक कल्पना है, एक चित्र हमारे दिमाग में उभरता है। जैसे मैं कोई भी नाम लूँ किसी देवी देवता का, मैं लूँगी नहीं ऑन कैमरा, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए, देवी देवता बोलते ही आपके दिमाग में कोई चित्र है, उसकी कोई सवारी है, उसका कोई एक रूप है, ऐसा रूप का कोई चित्र आता है आपके दिमाग में। ऐसा ही है ना, दुष्टों का नाश करने वाले, सुख समृद्धि देने वाले, ऐसा कोई चित्र आपके दिमाग में उभरने लग जाता है। तो उनमें, उन शास्त्रों में, वेदांत में कह रहे हैं उसको उपासना कहा। कर्म, कर्म क्या है? करने लायक जो भी बात है वो क्या है? स्वर्ग में मिलने वाले सभी कर्म, मनु धर्म शास्त्र में। यह हमको, आपको पता नहीं होगा, मनु धर्म शास्त्र नाम का एक मनु संहिता लिखी गई। ये जो हम लोग ये करो ये ना करो, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा एक मनु धर्म शास्त्र है जो हिंदुओं का कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको पता है ये बात? नहीं पता है? नहीं पता है तो सुनिए, थोड़ा सा ही बता रही हूँ। तो मनु धर्म शास्त्र में जितनी भी चीज़ें आपको ये नहीं पता है कि ये सब उसमें कहा गया है,
लेकिन आपके दिमाग में जितना भी करो ना करो है ना, वो सब वहीं से आ रहा है। इसी प्रकार जो किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं ना, उनकी जो पवित्र होली बुक है ना, कुरान शरीफ में भी कुछ करो ना करो लिखा हुआ है। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी उनके पास भी एक बाइबल नाम की किताब है जिसमें ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारे पास भी एक किताब है जिसको हम लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं, वो है मनु धर्मशास्त्र। आप चाहें तो मनु धर्मशास्त्र करके आप डालेंगे ना यूट्यूब पे, आप उसका ऑडियो सुन पाएंगे और आप सुन के देखिए कि उसमें क्या लिखा है, और आपको तब आश्चर्य होगा, है मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैंने तो ये किताब कभी पढ़ी ही नहीं। तो ये वही चीज़ें आपको परंपरा से मिलती जाती हैं, लेकिन आपको पता चलता नहीं कि एक्चुअली वो किताब आपको मिलती चली जा रही है। मैंने कहा था ना, परंपरा मतलब शिक्षा और व्यवस्था। तो शिक्षा कुछ आपकी विजिबल है और कुछ इनविजिबल शिक्षा है, तो इनविजिबल शिक्षा आ रही है। खैर, तो ये बता रहे हैं स्वर्ग में मिलने वाले सभी कर्म भाषा के रूप में बोल बोल के एक दूसरे को बताते रहते हैं। मनु धर्मशास्त्र में 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप सभी को अपना वर्ण पता है? किसने बताया? मनु धर्मशास्त्र ने। आपको अपने पूर्वजों से मिल गया, आपको पता ही नहीं चला। लिखा कहाँ हुआ है? एक किताब में लिखा हुआ है, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह से जो भी समस्याएं हैं उनको झेल भी रहे हैं, और झेलते हुए उसी किताब को फॉलो कर रहे हैं हम लोग ब्लाइंडली, चिपके हुए हैं उसमें। खैर, 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 आश्रम क्या बोलते हैं? एक तो ब्रह्मचर्य, पहले शिक्षा है ना, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। इस तरीके से 4 आश्रमों में क्या बोलते हैं कि जो ज्ञान का कार्यक्रम है वो कब का है? सन्यास काल का या वानप्रस्थ काल का। बुढ़ापे में जाकर के ज्ञान की बात करो, उससे पहले क्या करो? खाने पीने का जुगाड़ करो, है ना। तो किसी प्रकार से कुछ रखा गया है, जैसे 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद 25 से 50 गृहस्थ, ऐसा कुछ कहा गया है। फॉलो तो करते नहीं हैं। इसमें बड़ा अंतर विरोध है। जैसे शास्त्रों के अनुसार, भाई देखिए मैंने बहुत पढ़ा नहीं है, लेकिन 25 साल तक ब्रह्मचर्य ऐसा मुझे पता है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखोगे तो लड़कियों की विवाह की आयु कितनी? 18 वर्ष, और लड़कों की 21 वर्ष। कहाँ गया ब्रह्मचर्य? पता नहीं। अभी आपको ये भी पता है चाइल्ड मैरिजेस भी होती हैं, पता है ना। चाइल्ड मैरिज राजस्थान वगैरह साइड में बहुत जल्दी शादी हो जाती है लड़कियों की, है ना। अब नहीं होती, पहले हो जाती थी। तो इस और लड़कों की भी उतनी जल्दी कर देते थे। तो इस तरीके से बहुत सारा अंतर विरोध परंपरा में फैला हुआ है ना। तो हम लोग कभी कभी जिन चीज़ों का इतना गर्व लेके घूमते हैं ना कि हमारी परंपरा में तो इतना अच्छा हुआ। कल ही किसी ने पूछा, हितेश भाई ने पूछा ना क्लास में, कि जब इतना सब कुछ अच्छा था तो हुआ क्या आखिरकार, है ना। तो उसका उत्तर अब पता नहीं आपको ठीक लगा नहीं लगा, सोचिएगा आप। तो क्या हुआ? अगर इतना कुछ चीज़ें केवल कल्पना में, कामना के रूप में रहती हैं, वो वास्तव में ग्राउंड लेवल पे रियलिटी नहीं बनती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं 4 आश्रमों का नित्य कर्म प्रस्तावित है। जैसे कि देखिए, अब आपने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, देखिए आपको पता होगा। तो ब्राह्मणों का नित्य कर्म क्या है? क्षत्रियों का क्या है? अस्त्र शस्त्र। ब्राह्मणों का पूजा पाठ। ये सब आपको किसी ने किताब नहीं पढ़ी, आपको पता है, लेकिन सब कुछ क्योंकि ये पूरी हवा में फैला हुआ है। हवा मतलब समझ रहे हैं, ये हम उसमें डूबे भी गए रहे हैं, ठीक है। आसपास वो आपकी शिक्षा चल ही रही है। कर्म कांडों में, कर्म कांडों के रूप में आपको पता है बहुत सारे कर्म कांड होते हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वहाँ से लेकर के मृत्यु तक मृत्यु संस्कार आदि रहते हैं। तो कर्म कांड में क्या है? गर्भ संस्कार। बच्चा जब गर्भ में आता है तो श्रीमंत होता है ना, यहाँ पर जो श्रीमंत का 7वें महीने में प्रोग्राम होता है गर्भ संस्कार करने का, और वहाँ से लेकर के फिर है ना उसका यज्ञोपवीत संस्कार, फिर उसका कान छेदन का संस्कार, मुंडन जिसको बाबरी बोलते हैं ना, ये सब उतारना, ये सब करते करते इस तरीके से फिर विवाह का संस्कार, फिर मृत्यु संस्कार, अंत में 13वीं में खिलाते हैं ना खाना पीना खिला के, उसको क्या मान रहे हैं? कर्मकांड। तो कह रहे हैं गर्भ संस्कार से मृत्यु संस्कार तक 16 प्रकार के कर्मकांड मान्य हैं एवं उनके कार्यक्रम हैं। हम इन्हीं सब चीज़ों को क्या समझते हैं? धार्मिकता। इन सब के अध्ययन से मेरे मन में प्रश्न उभरा। अब सोचिए, एक व्यक्ति है जो इस सब का अध्ययन करने के बाद उनके मन में प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से उत्पन्न जीव जगत मिथ्या कैसे है?
अगर सत्य से, अगर नीम के पेड़ से नीम का बीज और नीम के बीज से नीम का पेड़, पुनः नीम के पेड़ से नीम का बीज, गाय से गाय का बच्चा, तो ये सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हो गया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से उत्पन्न, यदि ज्ञान सत्य है, अनंत है, तो उसी से उत्पन्न जो जीव है वो मिथ्या झूठ कैसे हो गया, माया कैसे हो गया? अब यहाँ पर मामला अटक गया। जो उनके मामा जी या जो उनके गुरु थे वो इस बात का उत्तर नहीं दे पाए। अगर आप इसको और विस्तार से जानना चाहेंगे तो मतलब वो अंदर से भर गए कि हमारा खुद भी ध्यान नहीं गया और ऑलमोस्ट रोने लगे, ठीक है, कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो। उस समय कह रहे हैं, तत्कालीन वेदज्ञों एवं विद्वानों के साथ जिज्ञासा करने के क्रम में मुझे, इसको इन्होंने सभी उस समय जो वेद शास्त्री आदि थे सबसे इस प्रश्न को रखा। तो सारे लोग, अभी कई लोग क्या होता है ना, अहंकार वश, अरे ऐसे ये तो तुम तो कुछ जानते नहीं हो, तुम तो केवल वितंडावाद कर रहे हो, तुम तो केवल ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करना तो क्या है, तुम वेद को समझे ही नहीं हो, ऐसा सब कुछ बोले। लेकिन बाबा जी इसको एक लाइन में बहुत सम्मान पूर्वक लिख रहे हैं कि जब उनके साथ जिज्ञासा करने के क्रम में उनको इतना समझ में आ गया कि समाधि में अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन हमको मिला। तो महर्षि रमण करके एक व्यक्ति हैं जिनके पास वो गए, उन्होंने कहा कि भैया अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास तो, या ऐसा बोला नहीं, उन्होंने कहा कि जाओ तुम समाधि करो, साधना करो और तुमको अपने उत्तर मिलेंगे। तो कह रहे हैं ऐसा आश्वासन मिला। शास्त्रों के एक वीडियो है जिसमें बाबा जी से पूछा कि देखो ये प्रश्न का उत्तर, जिनके पास वो गए महर्षि रमण के पास, वो स्वयं समाधि संपन्न व्यक्ति थे। तो ऐसा कहते हैं कि हम उस समय ये पूछ सकते थे, आपको तो समाधि हो गई है, अगर मुझे समाधि में मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, तो अगर चूंकि आपको समाधि हो गई तो क्या आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है? लॉजिक पकड़ में आया? लॉजिक। लेकिन उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कुछ तो जगह बचा के रखनी थी, हमको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। समाधि में अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन मिला और फिर वो वहाँ से चले गए। शास्त्रों के समर्थन के आधार पर साधना, समाधि, संयम कार्य संपन्न करने की स्वीकृति हुई। कल आप लोगों ने पढ़ा था पतंजलि योग सूत्र, उसमें ये लिखा हुआ है, साधना, समाधि, संयम कार्य संपन्न करने का स्वीकृति। उन्होंने सोच लिया, उन्होंने क्या सोचा है वो अपने मुंह से बोलते हैं कि हमने ये सोचा, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं अपनी एक शरीर यात्रा को समर्पित करता हूँ, और अमरकंटक के जंगल में आ गए। पहले वो 1-2 महीना तो जा के यही देखते रहे कि शेर हमको खाएगा कि नहीं खाएगा। ये क्रम इंटरेस्टिंग है, ये इसको ऑफ कैमरा कभी कहानी सुनाऊंगी, है ना, अभी तो इसको सुनिए फिलहाल। मैंने साधना, समाधि, संयम की स्थिति में संपूर्ण अस्तित्व, सहअस्तित्व, होने रहने के रूप में अध्ययन, अनुभव, विधि से पूर्ण समझ को प्राप्त किया। वो अपने आप को टेस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने ये जो समाधि की, असल में क्या है, समाधि में उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अब उन्होंने क्या किया, अब क्या करें, है ना, तो समाधि हुई कि नहीं हुई यही डाउट हो गया। अब समाधि को जांचने के लिए पतंजलि योग सूत्र में एक विधि लिखी है, संयम। लेकिन संयम क्रिया में कुछ सिद्धियां मिलती हैं, है ना, जैसे कि पानी के ऊपर चलने लग जाओगे, आपको कभी भूख ही नहीं लगेगी, प्यासी नहीं लगेगी, ये सब तरीके की सिद्धियां वो उनको नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस क्रम को हम थोड़ा उल्टा करें, उसमें 3 ही चीज़ें थी, अब पहले ये करो, बाद में ये करो, बाद में ये करो, है ना, तो उसमें एक क्रम को उन्होंने उल्टा करके क्यूरियोसिटी से देखा। जब देखा तो उनको पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में स्पष्ट हो गया, उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो कह रहे हैं इसके रूप में हमने देखा, जिसके फलस्वरूप मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद वांग्मय के रूप में विकल्प प्रकट हुआ। तो उसके बाद जब देख लिया तब कहते हैं कि ये हमको मिल गया। मिल गया तो क्या करें, मिल गया तो पूरी मानव जाति को समर्पित किया। आदर्शवादी शास्त्रों एवं रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन ज्ञान तथा परंपरा के अनुसार ज्ञान अव्यक्त अनिर्वचनीय। ये बात थोड़ी बहुत आपने सुनी होगी कि ज्ञान कैसा है, गूंगे का गुड़ है। हालांकि आप बहुत छोटे हैं, इतना नहीं सुना होगा, लेकिन आप मेरे मुंह से ही सुन लीजिए, आगे कहीं ना कहीं सुन ही लेंगे। तो ज्ञान क्या है, अव्यक्त, बता नहीं सकते, गूंगे का गुड़ है कि जो खाया मीठा लग रहा है लेकिन बता नहीं सकते। तो यह आदर्शवाद के अनुसार है। सहअस्तित्ववाद के अनुसार ज्ञान पूरा पूरा प्रगट है, उसको बता सकते हैं, है ना। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार ज्ञान व्यक्त है, वचनीय है, अध्ययन विधि से बोधगम्य है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे
और समझने के लिए सुनोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा, बोध हो जाएगा। जिसकी जब क्या वहाँ पर क्या कह रहे हैं, बोध आदि करने के लिए तो जन्मों जन्मों तुमको शरीर यात्रा लेनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, केवल ध्यान से सुनना है। कह रहे हैं अस्तित्व में समाधि जैसी घटना जो है ना विरले किसी को होती है। क्यों? क्योंकि वो अस्तित्व सहज नहीं है। इस अस्तित्व में जो कुछ भी अस्तित्व सहज है वो सब एकदम चुटकियों में होने वाला कार्यक्रम है। तो क्या निकल के इसमें से आया, मध्यस्थ दर्शन के अनुसार ज्ञान व्यक्त है, वचनीय है। समझा हुआ व्यक्ति इसको वचन से बद्ध कर सकता है अध्ययन विधि से। और यदि आप ध्यान से सुनोगे, अध्ययन मतलब श्रवण मनन, श्रवण करोगे, सुनोगे, और मनन मतलब उस पर विचार करोगे, तो आपको ये बोधगम्य हो जाएगा, व्यवहार विधि से प्रमाण आ जाएगा। यदि इन नियमों को आप समझेंगे तो आप अपने व्यवहार में बढ़िया जी पाओगे और इसका प्रमाण होगा। प्रमाण मतलब एक खुशबू की तरह आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, एकदम बढ़िया व्यक्तित्व है ना, और ये लोगों को छुएगा, आपका व्यक्तित्व लोगों को छुएगा। व्यवहार विधि से प्रमाण सर्वसुलभ होने के रूप में स्पष्ट हुआ। ऐसा हर व्यक्ति जी सकता है, हर व्यक्ति देवता बन सकता है, हर व्यक्ति बोधत्व को प्राप्त हो सकता है, ये कह रहा है सहअस्तित्ववाद। अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिकवाद के अनुसार, ये जो अभी का जो भौतिकवाद है उसके अनुसार वस्तु केंद्रित विचार में विज्ञान को ज्ञान माना। अभी तक हम केवल साइंस को क्या मान रहे हैं, नॉलेज। जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं उसको क्या मानते हैं, नॉलेज। और आपको पता है उसके बाद एक अगला साइंटिस्ट आता है, वो उसी को गलत प्रूफ कर देता है, उसी को गलत प्रूफ कर देता है, फिर कोई नई थियरी आ जाती है, फिर उस नए ज्ञान को नया मान लेते हैं। तो क्या एक बात बताओ, अगर नियम सही में पकड़ में आया था तो क्या वो बदलेगा? बदलेगा नहीं। अगर परसेप्शन से चीज़ें बदल रही हैं मतलब कि वो सही से पकड़ में आई नहीं है। खैर, जिसमें नियमों को मानव निर्मित करने की बात कही गई है। अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स आदि याद हो तो है ना, फैराडेज लॉ, इसका लॉ, उसका लॉ आपने पढ़े हैं थोड़े बहुत? नहीं पढ़े? न्यूटन का नियम तो पढ़ा होगा, न्यूटन का सिद्धांत। तो वो क्या न्यूटन ने बनाया है? वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, ये न्यूटन ने बनाया है क्या? नहीं बनाया है, ठीक है। वस्तु तो न्यूटन के पहले भी ऊपर से नीचे ही गिर रही थी, ठीक है। तो उसने क्या है, केवल पहचाना है। कह रहे हैं इसके विकल्प में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान के अनुसार अस्तित्व स्थिर है। ये पूरा अस्तित्व कैसा है, स्थिर है। इसमें कोई भी चीज़ यहाँ पर विलय नहीं होती, कुछ भी किसी चीज़ के अंदर समा नहीं जाता, कोई जादू नहीं है अस्तित्व में। समस्त चीज़ें रहस्य मुक्त हैं और जागृति निश्चित है। कैसे पता? इसका आसान है बहुत। जागृति निश्चित है इसीलिए आप क्यूरियस हैं। आपके मन में प्रश्न का होना इस बात का प्रमाण है कि अस्तित्व में उत्तर है और आप इस उत्तर तक पहुंच जाएंगे। उसको कह रहे हैं जागृति निश्चित है। संपूर्ण नियम प्राकृतिक होना और रहना प्रतिपादित है। ये जो हम बाबा नागराज जी की भी एक पुस्तक पढ़े तो कह रहे हैं हमने नहीं बनाया, हमने क्या किया, केवल पहचान लिया। हर बच्चा न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्यवक्ता तो पहले भी था, नहीं था क्या? वो तो चला आ रहा है, सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। पहचाना किसने? बाबा जी ने पहचाना और हम सबको बता दिया। वो ये नहीं कह रहे ये नागराज सिद्धांत है, नहीं, वो नहीं कह, वो कह रहे भाई यही डिज़ाइन है। तो इस सारा डिज़ाइन को केवल पहचाना, तो कह रहे हैं इसमें हमने इतनी चीज़ों को पहचान लिया है कि ये सारी चीज़ें नियम से हो रही हैं और इन नियमों का अध्ययन करना है। मानव की परस्परता में भी कुछ नियम लग रहे हैं। उन नियमों को पहचान में आते ही हम क्या करते हैं, अच्छे से व्यवहार कर पाते हैं। हम ये जो हमारा व्यवहार जो ठीक नहीं हो पाता है ना, इसका इतना ही कारण है कि हम ठीक से अध्ययन नहीं किए, ठीक से पहचाने नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं है। जैसे ही हमको बताएंगे वैसे ही हमारा सिस्टम काम करने लगेगा। अस्तित्व केवल भौतिक रासायनिक न होकर भौतिक रासायनिक एवं जीवन वस्तु है। जीवन भी एक वस्तु है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये भी एक वस्तु है। इसका अध्ययन होगा तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। व्यापक वस्तु में, ये जो व्यापक वस्तु है जिसको हमने ईश्वर कहा, जिसको पूर्ण कहा, जिसको ज्ञान कहा, ब्रह्म कहा, उसमें अविभाज्य वर्तमान है। इसको इससे बाहर आप ले नहीं जा सकते। और चूंकि हर एक वस्तु इसी व्यापक सत्ता में डूबी भीगी गिरी है, इसी कारण से ये एक निश्चित आचरण को प्रस्तुत कर रही है, जिस निश्चित आचरण का एक प्रयोजन है। ठीक है, तो यही मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शास्त्र सूत्र है। शास्त्र का मतलब होता है जीने की कला। शास्त्र का मतलब बड़बड़ करना नहीं होता है कि शास्त्र रट लिया और उसके बाद
सुबह से लेके शाम तक, है ना, अच्छे तरीके से उसका मंत्रोच्चार करें। नो, शास्त्र का मतलब, मध्य दर्शन क्या कह रहा है? शास्त्र मतलब जीने की कला का सूत्र है। दिस इज द लाइफ, दिस इज द वे टू लिव, है ना। तो ये आवर्तनशील अर्थशास्त्र जीने की विधि है। अंतिम सत्यापन कर रहे हैं, मैं जहाँ से शरीर यात्रा शुरू किया वहाँ मेरे पूर्वज वेद मूर्ति कहलाते रहे। घर गांव में वेद व वेद विचार संबंधित वेदांत, उपनिषद तथा दर्शन ही भाषा, ध्वनि, धुन के रूप में सुनने में आते रहे। लोरियां भी है ना, वेदों से वेद पाठ की रहती थी। लाखों की संख्या में बाबा जी को खुद सारे वेद मंत्र आदि याद थे। परिवार परंपरा में वेद सम्मत उपासना, आराधना, अर्चना, स्तवन कार्य संपन्न होता रहा। वो इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपको लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ था, तो कह रहे हैं भाई वहीं से हम प्रसार होके आए हैं। हमारे परिवार परंपरा में शीर्ष कोटि के विद्वान, सेवाभावी तथा श्रमशील व्यवहाराभ्यास एवं कर्माभ्यास सहज रहा, जिसमें से श्रमशीलता एवं सेवा प्रवृत्तियां मुझको स्वीकार हुई। विद्वता पक्ष पर प्रश्न चिन्ह रहे। तो अपने परिवार में, हर परिवार में 3 चीज़ें रहती हैं। परिवार में जो श्रम रहता है ना, बच्चे को जो सामने काम करके दिखाए जाते हैं, तो कह रहे हैं वो हमको स्वीकार हुआ। हमारे पूरे परिवार के लोग खूब मेहनत करके जीते थे, वो हमने अपने अंदर एज इट इज़ ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। सेवा है ना, उनकी माताजी स्पेशली काफ़ी सेवा भावी थी और बाकी भी सभी परिवार पूरा। तो कहते वो सेवा की प्रवृत्ति को हमने अपने अंदर स्वीकार कर लिया। कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया? इस जगह पर। वो विद्वान हैं, जबकि उनको पूरे मतलब अगर हम तंत्र में देखें ना, तो सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति उन्हीं के परिवार में रहे। तो कह रहे हैं हम इन विद्वता पक्ष में हमको प्रश्न चिन्ह रहे। फिर कह रहे हैं क्या प्रश्न और उभरे, तो 2-4 प्रश्न बताए हैं आपको। प्रथम प्रश्न उभरा कि ब्रह्म सत्य से, ऋत्विक आपको समझ में आ रहा है, चल रहा है ना ठीक साथ में? तो ब्रह्म सत्य से जगत व जीव, जिग्नेश डिस्टर्ब नहीं करिए बेटा, ना दूसरा व्यक्ति आपके हंसने मुस्कुराने से उसको लगता है क्यों मेरे ऊपर हंसा गया, क्या फायदा इसका, है ना। ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे? दूसरा प्रश्न, ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे? अगर आप और अगली पुस्तक पढ़ें तो ये बताओ, एक जो चीज़ है वही आपको बंधन में डाल रही है और फिर वही चीज़ जो है आपको मोक्षकारी है। तो पूछ रहे हैं ऐसा कैसे हो गया? क्या कारण है कि ब्रह्म जीव के हृदय में आके बैठ गया और जो जीव है वो बंधन में पड़ गया, और बंधन के कारण ये शरीर यात्राएं करता जा रहा है और उसके बाद एक दिन ब्रह्म का मूड आ गया और उसने कहा चलो अब मुक्त कर देते हैं। कह रहे हैं प्रश्न उन्होंने पूछा है ना, टफ प्रश्न है भाई पूछने के लिए, उन्हीं की हिम्मत थी पूछने की। तो कह रहे हैं तीसरा प्रश्न, शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण? शब्द प्रमाण केवल बोलने से प्रमाण आएगा या फिर मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं, है ना, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या उसके लिए कुछ करना भी है कि सिर्फ बोलते रहना है? बोल दिया और उसके बाद दीक्षा ले ली, भिक्षा ले ली, क्या बोलते हैं दीक्षा नहीं, वो ले लेते हैं ना क्या, दान दक्षिणा, ठीक है। तो शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, आचरण प्रमाण होगा कि केवल शब्द बोलते रहने से आचरण? आप तो वाक्य प्रमाण या आप तो वाक्य का उद्गाता प्रमाण? केवल जो किसी ने कुछ समझा उस बात को हर एक व्यक्ति बस रिपीट कर रहा है, वही प्रमाण, या उसका जो उद्गाता है वो प्रमाण है, जो जिसने उसको समझा है, समझ करके बोल रहा है? कौन प्रमाण? समझ करके बोलने वाला। शास्त्र प्रमाण या प्रणेता प्रमाण? ठीक है, प्रणेता प्रमाण। तो कह रहे हैं और हमने उसी समय में, अब बाबा जी 1950 के समय में साधना करने के लिए अमरकंटक पहुँचे। 1950 वो साल था जिस समय भारतीय संविधान बनाया गया। तो कह रहे हैं इसमें हमने क्या देखा, भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुई, जिसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या ना होते हुए जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होना। तो इस अभी जैसे भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति वोट डाल सकता है जो 18 वर्ष से ऊपर है, डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है? लेकिन अब जैसे एक व्यक्ति है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, और एक व्यक्ति उसको कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, वो शराब और अन्य चीज़ें भी ऐसी करता है जो जिसका उसका दिमाग जो है सही ठिकाने पे नहीं है, लेकिन दोनों का जो मत है उसका वैल्यू तो सेम हो गया ना।
जो संविधान सभा गठित हुआ उसमें हम जो जनतंत्र लेकर के आए हैं, या प्रजातंत्र जो ले, जनतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है, हम सब प्रजा है ना। और राजा कौन होता है? अब राजा नहीं बोलते उसको, अब मंत्री नाम देते हैं, है ना। अब राजा कोई नहीं हमारे, तो हम लोग हैं तो अभी भी प्रजा, इसको प्रजातंत्र बोलते हैं ना, अभी भी हम प्रजा हैं। अब वो जो मंत्री होते हैं वो कैसे, पहले जैसे राजा लोग आते थे फूल छिड़कते थे ना सभी, अब ऐसे मंत्री आते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं फूल ले लेके, ठीक है, छिड़को सबके ऊपर फूल। तो कह रहे हैं राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या ना होते हुए जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होना। ऐसे भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन गए जिनमें कोई चरित्र नहीं है, और ये तो हम सब जानते हैं, नेताओं की अराजकता से परेशान है। अभी आप में से कोई बिहार चुनाव को फॉलो कर रहा था क्या? प्रशांत किशोर को आप में से कोई जानते हैं? नहीं, आप फॉलो कर रहे थे कि नहीं? चलिए छोड़िए ये बातें फिर बाद में। खैर, वोट नोट गठबंधन से जनादेश व जनप्रतिनिधि कैसा? अगर वोट और नोट की राजनीति चल रही है, पैसा दे करके आपको दे दिया 500 रुपये, आप डाल लाइए वोट, तो अगर यही सब चल रहा है तो उसमें जनप्रतिनिधि निकल करके आएगा? कोई संभावना नहीं है। पैसे वाला जीतेगा, ठीक है, जो क्रिमिनल माइंडसेट का है वो जीत जाएगा। संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक वाक्य। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्म एक समान, या धर्म क्या है उससे हमको लेना देना ही नहीं, इसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा है, हिंदू वाले हिंदू लॉ, मुस्लिम वाले मुस्लिम लॉ, है ना, अलग वाले अलग, सब अपने अपने जो मनु धर्म से, इस्लाम कुरान शरीफ से और ऐसे अलग अलग पुस्तकों से जो गवर्नड है वो भी चल रहा है। फिर कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता एक वाक्य, उसी के साथ अनेक जाति संप्रदाय। अब क्या कह रहे हैं, सारे ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, चाहेंगे तो ऐसे ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा सकते हैं। तो कह रहे हैं वहाँ पे एक वाक्य, और उसके बाद क्या कर दिया, सारे मानव एक। फिर कह रहे हैं जी आप कौन हैं? आप कह रहे हैं जी हम तो ब्राह्मण हैं। ये कह रहे हैं नहीं हम तो क्षत्रिय हैं। दूसरे कह रहे हैं हम तो वैश्य हैं, हम तो फलाने, हम तो ढिमाके। अगर ये करेंगे तो उसमें निरपेक्षता आई, समानता आई? बताइए, नहीं आई। तो कह रहे हैं ये सारे के सारे वो अंतर विरोधों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, इसमें तो सुखी हो ही नहीं सकता, एक आदमी ऊपर एक आदमी नीचे बना रहेगा। तो अनेक जाति संप्रदाय समुदायों का उल्लेख होना। समुदाय जिसको बोलते हैं ना, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, ये समझते हैं आप लोग, माइनॉरिटी लोग होते हैं, जैसे जैन लोग हैं बहुत माइनॉरिटी में है ना। संविधान में समानता एक वाक्य, सब समान है, और उसी के साथ आरक्षण, इस जनजाति को आरक्षण दीजिए, आदिवासियों को आरक्षण दीजिए, उन्हीं का फिर शोषण कीजिए, ठीक है, ये सब चल रहा है। और संविधान में उसकी प्रक्रिया होना, जनतंत्र शासन में जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट नोट का गठबंधन होना। ये कैसा जनतंत्र है? यहाँ तो शोषण वापस चल गया, जो बाबू होते हैं वो भैया लाओ थोड़ा मुद्रा, है ना, यहाँ पर तो करप्शन बना रहेगा। तो उसके अरे एक तरफ वेद के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, व्यवस्था में गड़बड़ है। अब कह रहे इन प्रश्नों के जंजाल से, अब एक आदमी के दिमाग में इतने अगर प्रश्न आ जाए, 30 साल के युवा हैं वो, 30 साल के प्रश्न उनके दिमाग में 21-22 साल की उम्र से घूम रहे हैं। अब 21-22 साल की उम्र से ये प्रश्न घूम रहा है, होते होते तैयारी बनते बनते वो 30 साल के हो गए, ठीक है। उनके माता पिता की बीच में मृत्यु हुई, वो सब कहानी है। कुल मिला के जब वो स्वयं 1920 में जन्म है उनका, 1950 को वो अमरकंटक पहुंच गए हैं अपनी पत्नी के साथ। तो कह रहे हैं इन प्रश्नों के जंजाल से मुक्ति पाने के लिए तत्कालीन वेद विद्वान, वेद मूर्तियों, सम्मानीय ऋषि महर्षियों के सुझाव से अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता बताए, जिसको मैंने स्वीकार किया। ऑप्शन तो कोई था नहीं। साधना के लिए अनुकूल स्थान के रूप में अमरकंटक को स्वीकारा। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश, नर्मदा का उद्गम स्थान है। हाँ, वहाँ पर बहुत सारे ऋषि महर्षि सब साधना आदि करते रहते हैं। सन 1950, ये थोड़ा गड़बड़ है, 1950 से साधना कर्म आरंभ किया। साधना शुरू हुई 1960 के दशक में, साधना में प्रौढ़ता आया। 30 साल के युवा हैं, 10 साल लगा जब उनकी जो साधना चल रही थी उसमें प्रौढ़ता आई, मतलब जब वो अपने मन को स्थिर करते थे तो वो स्थिर होने लगा। 10 वर्ष की साधना हुई, ठीक है। 1970 में समाधि संपन्न हो गया।
तो मतलब 10 साल लगे जब प्रौढ़ता आ गई, उसके बाद 10 साल और लगा समाधि को प्राप्त किया। समाधि स्थिति में मेरी आशा विचार इच्छाएं चुप रहीं। उसके बाद जब समाधि होती थी तो उनको कुछ भी क्या है ये पूरा संसार उनको भूल जाता था। ऐसी स्थिति में पूरी कल्पनाशीलता चुप हो जाती थी, एकदम शांति शांति हो जाती थी। लेकिन जब आँख खुलती थी तो उनको ये याद आता था मेरे प्रश्नों का तो उत्तर नहीं मिला। ठीक है, तो समाधि होने के बावजूद थैंक यू, तो सन 1970 में समाधि संपन्न होने की स्थिति स्वीकारने में आए। उनको ये लग गया कि हमको समाधि तो हो गई। समाधि स्थिति में ऐसा होना रहा। ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य रही। अज्ञात क्या था? वही कि ब्रह्म से मिथ्या कैसे पैदा हुआ, ये कैसे पूरा ये जनतंत्र कैसा होगा, व्यवस्था कैसी होगी, ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यह स्थिति सहज साधना हर दिन 12 से 18 घंटे तक होता है। इसमें एक हर जगह ना मिसिंग हो गया है। ये 12 है, यहाँ 1970 है, 12 से 18 घंटे तक होता रहा। तो हर रोज़ 18 घंटे की साधना, फिर 6 घंटा वो उठते थे। उठने के बाद जहाँ तक मेरा अनुमान है, जितना मैं जानती हूँ उनको, उनके परिवार को ये ऑन नहीं है, अच्छा, तो उस वहाँ पर है ना वो फिर नींद वगैरह नहीं करते थे। उसके बाद वो अपना खेती करते थे, उत्पादन करते थे, है ना। मेरे ख्याल से शायद नींद की आवश्यकता नहीं रहती होगी, क्योंकि समाधि एक ऐसी स्टेट होती है जो थकाती नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। फिर लिख रहे हैं समाधि ध्यान धारणा क्रम में संयम नाम की एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने अध्ययन किया। स्वयं स्फूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारा। उनको अंदर से इंट्यूशन हुआ कि इसको उलट पलट करके देखो क्या होता है। 2 वर्ष बाद संयम होने से समाधि होने का प्रमाण स्वीकारा। मतलब 1970 के बाद 1972 में चूंकि संयम सफल हो गया तो उनको ये समझ में आ गया समाधि 100% हुई थी। अगर नहीं हुई होती तो मतलब समाधि नहीं हुई थी। समाधि से संयम संपन्न होने की क्रिया में भी 12 से 18 घंटे लगते रहे। फलस्वरूप संपूर्ण अस्तित्व सहअस्तित्व सहज रूप में होना रहना मुझे अनुभव हुआ, जिसका ये वाङ्मय लिखना चाह रहे हैं। वाङ्मय मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शास्त्र के रूप में प्रस्तुत हुआ। तो 1970 के बाद ये जो 71, 72, तो 72 तक उन्होंने मोटा मोटा सब कुछ, मेरे अनुमान में आता है कि सब कुछ देख लिया, सारे प्रश्नों के उत्तर हुए। और 1972 के आगे भी 73, 74, 75 वो बार बार चीज़ों का अध्ययन करते रहे। कितनी देर? 18 घंटे गुणे 5 वर्ष, 18 घंटे प्रतिदिन गुणे 365 दिन गुणे 5, इतना समय उन्होंने इस पूरे अस्तित्व की एक एक चीज़ का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के फलस्वरूप न जाने कितने रिकॉर्डेड वीडियोज़ आप सुन सकते हैं, बाकी तो उन्होंने इसमें लिख ही दिया। इतना निष्कर्ष आया कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, ब्रह्म से मिथ्या पैदा नहीं हुआ है, ब्रह्म सत्यम जगत शाश्वत। उन्होंने कहा उसमें फंडामेंटल एरर है। ब्रह्म सत्य है और ये जगत शाश्वत है, इसीलिए अस्तित्व स्थिर है, कुछ भी कहीं जाता नहीं है। उसका रूप परिवर्तन हो गया, उसकी स्थान परिवर्तन हो गया, आदि आदि चीज़ें होती हैं। और वो ये कह रहे हैं ये सारी बात को मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको बिना आँख बंद किए बोध करा सकता हूँ और आपको इस काबिल बना सकता हूँ कि आप भी किसी को बोध करा सकते हैं। और इसके लिए उनको, इसमें मैं अपना जोड़ रही हूँ, इसके लिए उन्होंने पुस्तकें लिखी और उन्होंने कहा इसको शिक्षा की वस्तु बनाओ, इसी धरती पर सभी मानव जागृत हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम अपने आप में सबसे नवीन प्रोग्राम है, जहाँ मैं अभी गई थी बांदा सम्मेलन में, नवीन पहल के अंतर्गत आपके प्रोग्राम को शामिल किया गया, जो अपने लिए बड़े गौरव की बात है। देखिए हम कितना दूर चलते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, आने वाले 5 सालों में आपको ये समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी किसी चीज़ के पार्ट थे। इसका स्वरूप बड़ा छोटा सा है, एक किसी गांव में, किसी कोई बिल्कुल कोने में, ऐसे ही टीन शेड में एक ये लेक्चर चल रहा है। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, यहाँ बोध करने वाली, बोध होने वाली वस्तु का पठन पाठन चल रहा है और ये शिक्षा विधि से चल रहा है। देखिए इसके अन्यथा तो ये बहुत चल रहा है। मैं सुबह में जनसंवाद नाम के कार्यक्रम से करती हूँ और ऐसे बहुत कुछ प्रयास हैं, लेकिन बाकायदा एक डिप्लोमा कोर्स के तहत ये अपने आप में पहला अद्भुत प्रयास है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या क्या समझ में आया? थोड़ी सी बातें समझ में आई, उसको उन्होंने लिख दिया। सह अस्तित्व समझ में आया,
व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ और चैतन्य, जड़ के रूप में पूरी पदार्थ प्राण अवस्था को देख सकते हैं, चैतन्य के रूप में जीवन को, जीवन जो 61 अंश का गठन पूर्ण परमाणु है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का अविभाज्य जो वस्तु है उसको कह रहे हैं जीवन, है ना। जड़ चैतन्य संपृक्त मतलब उसमें डूबा भीगा घिरा के रूप में, उसमें नियंत्रित है। ये नित्य वर्तमान होना समझ में आया। इस अस्तित्व के वो बाहर कहीं जाता नहीं है, वो कहीं विलय नहीं होता, कुछ भी खत्म नहीं होता, ये समझ में आ गया। सहअस्तित्व में ही परमाणु में विकास क्रम के रूप में भूखे एवं अजीर्ण परमाणु एवं परमाणु में ही विकास पूर्वक तृप्त परमाणुओं के रूप में जीवन होना रहना समझ में आया। ये मैंने आपको समझाया था। क्या ये जितने भी हमारे पास ये जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं, ये भौतिक रासायनिक क्रियाएं क्या करती हैं? बॉन्ड बनाती हैं, एटॉमिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। पढ़े आपने? आणविक बंधन बना करके नहीं पढ़े? 9th-10th में नहीं पढ़े? तो परमाणु अंशों के लेन देन से ये सारी वस्तुएं क्रिएट होती हैं। नहीं पढ़ें तो आप मुझसे बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी आपको थोड़ा सा, ठीक है, या कोई वीडियो शेयर कर दूंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। और जीवन एक ऐसा परमाणु है जिसमें गठन तृप्त हो गया है, गठन पूर्ण परमाणु जीवन, ठीक है। फिर सहअस्तित्व में ही गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन रूप में होना समझ में आया। सहअस्तित्व में ही भूखे अजीर्ण परमाणु, भूखे का मतलब होता है जो अंशों को अपने में समाते हैं, और अजीर्ण का मतलब होता है, अजीर्ण का मतलब होता है जैसे पेट में अगर डायरिया हो जाए तो सब बाहर हो जाता है ना, तो अजीर्ण का मतलब होता है जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें से परमाणु अंश बाहर निकलते रहते हैं। बात पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आई? नया बहुत सारा सूचना भी है, उसको सुनते रहिए, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। जो बहुत आवश्यक सूचना होगी उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखिए 14 पुस्तकें हैं, 14 पुस्तकों के अध्ययन के फलस्वरूप आपको ये किताब समझ में आनी चाहिए। हमारा अटेम्प्ट कैसा है कि इस किताब को आपके सामने रख रहे हैं, है ना। जितनी आवश्यकता होगी पिछले ज्ञान की उतना आपको दे देंगे, और उसके बाद इस किताब को ही मेन रखेंगे, ठीक। इसलिए बहुत सारा डिटेल नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि आप जिस परंपरा से आ रहे हैं वो है भौतिकवादी विचारधारा की परंपरा, उसमें थोड़ा बहुत आदर्शवादी मिक्सचर है, ठीक है। तो उसके कारण से भी आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन समझा दूंगी मैं, ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो कह रहे हैं इससे प्राण कोशिकाएं, मतलब इससे सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, प्राण कोशिकाएं बनती हैं। इससे ही संपूर्ण भौतिक व रासायनिक प्राणावस्था रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से रचित धरती तथा अनेक धरतियों का रचना स्पष्ट हुआ। सी नागराज जी जिसको धरती कह रहे हैं, धरती का मतलब है प्लैनेट, धरती का मतलब अर्थ नहीं है, धरती का मतलब जो धारण किए हुए तत्वों को, जहाँ तत्व धरे हुए हैं वो धरती। तो हर एक धरती है ना, जैसे चंद्रमा भी एक धरती हो गई, है ना, जुपिटर भी एक धरती है, हालांकि जुपिटर पूरा गैशियस प्लैनेट है, ठीक है। तो अनेक धरतियाँ इसी रूप में है, क्या है? पदार्थावस्था की इकाई हैं। अभी हम लोग सूर्य को क्या मान बैठे हैं? देवता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सूर्य क्या है? पदार्थावस्था। पकड़ में आया? देवता कौन है? मनुष्य। देवता के लक्षण हैं वो यहीं पर प्रकट हो सकते हैं, और वो कह रहे हैं हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, और आप में ये हो जाएगा। देखिए फिर कह रहे हैं अस्तित्व में भौतिक रचना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से, है ना, तो ये जो अणु परमाणु हैं मिल करके यौगिक बनाते हैं, उससे रसायन बनते हैं। उस तंत्र प्रक्रिया सहित प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं संपूर्ण वन वनस्पतियों के रूप में, ये जो सारी जीव जो अपने प्राणावस्था की रचनाएं हैं वन वनस्पतियों के रूप में, जंगल के रूप में, ये हमको दिखाई पड़ती हैं। इससे जब समृद्ध हो गया तो उसके बाद जीव शरीरों का रचित होना, और उसके बाद मानव शरीर रचना संपन्न होना। ये कठिन भाषा में इतनी बात कह रहे हैं, पहले पदार्थ अवस्था, फिर प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था, और फिर ज्ञान अवस्था, यही बात कह रहे हैं। और सहअस्तित्व में ही शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा में होना समझ में आया। तो ये जो शरीर है ये दो चीज़ों का संयुक्त रूप है, सॉरी, ये जो मानव है ये शरीर और जीवन, ये दो सत्ताओं का संयुक्त रूप है। सहअस्तित्व में से के लिए सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया, यही नियति क्रम होना समझ में आया। इतनी छोटी सी बात समझ में आई है। क्या समझ में आया? कि जो सहअस्तित्व है, संबंध पूर्वक जीने की समस्त प्यास प्रत्येक इकाई में है ही।
3 इकाइयाँ जी रही हैं, पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था बिल्कुल निश्चित आचरण में संबंधों को प्रमाणित करते हुए जी रही है, सिवाय मानव के। और मानव में अद्भुत बात यह है, मानव भी ऐसा ही जीना चाहता है। केवल ये बात उसको स्पष्ट ना हो पाने से, बल्कि उसको शिक्षापूर्वक कुंठित कर देने से। शिक्षापूर्वक कुंठित करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हम चाहते क्या है, प्रेम से जीना। बच्चे को बोलते हैं बेटा सबके साथ अच्छे से जीना, और फिर बच्चे के दिमाग में क्या भरते हैं, कंपटीशन। अब ये जो कंपटीशन करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर में कैसा चलेगा, बोलो। कंपटीशन में जब हम रहते हैं तो अंदर अच्छी फीलिंग आती है कि खराब फीलिंग आती है? खराब फीलिंग आती है भाई, पूरे शरीर में आपको पता चलता है। ठीक है, तो कंपटीशन में एकदम से हाइप आता है जब हम जीत गए, और अगर हार गए तो एकदम से डाउन। ये जो इम्बैलेंस या जो एकदम एक्सट्रीम है, इसका बीज किसने डाला? शिक्षा ने, परिवार ने, माता ने, पिता ने, भाई बंधु मित्र, बुआ फूफा सबने मिलकर के डाल दिया। और चाहते क्या है बच्चा हमारा? आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? सदा सुखी भव, सर्वे संतु निरामया, सदा निरोगी रहो। और आपको ये पता है कि यदि मानसिक रूप से स्ट्रेस आएगा तो शरीर में रोग आएगा, बिना आए नहीं चलेगा। तो अभी कुछ इसके लिए कह रहे हैं कि भाई ये मामला गड़बड़ है, यहाँ पर शिक्षा में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो सह-अस्तित्व नित्य प्रभावी है, नित्य प्रभावी, इसको समझना है। यही पूरी किताब में समझेंगे। यह नियति क्रम होना समझ में आया। अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान समझ में आया। और अस्तित्व में 4 पद, प्राण पद के रूप में जितने वन वनस्पति जीव जानवर आदि हैं, भ्रांति पद में मानव। हम लोग अभी भ्रांति पद में हैं। भ्रांति पद का मतलब आदमी कंफ्यूज्ड है, ये करें कि वो करें, ये बात सही है कि वो बात सही है। ये जो हमारे अंदर कांस्टेंट कंफ्यूजन है, जितना भी बार आप इरिटेट होते हैं ना, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो बेसिकली किसी ना किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके दिमाग में है। द मोमेंट यू हैव क्लैरिटी, जिस क्षण आपको स्पष्टता होती है, आप इस कंफ्यूजन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत दूर क्या, वो रियलिटी है ही नहीं, कंफ्यूजन का ही मैनिफेस्टेशन है। जितने भी प्रकार के अमानवीय गुण दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अवगुण नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। जैसे कि एक उदाहरण दूं आपको समझने के लिए, थोड़ा सा स्लो चलते हैं, पर यही है कि ये करेंगे विस्तार से तो ये रह जाएगा। चलो क्रोध थोड़ा समझते हैं। मध्यस्थ दर्शन क्या कहता है? आप जानते हैं क्रोध क्या होता है। अब आप सुनिए सूत्र, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। सोचिए, जब जब हम अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते हैं तो क्रोध करते हैं, और क्रोध करके ऐसा एक रूप स्वरूप बनाते हैं, कभी आवाज़ ऊंची करते हैं, कभी चेहरा लाल करते हैं, कभी कुछ करते हैं, आदमी को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। आदमी जो है वो ज्ञानावस्था की इकाई है, समझ से ही नियंत्रित है। जब छोटे बच्चों के साथ देख लीजिए, छोटे बच्चों को जब समझा नहीं पाते हैं तो फिर माता पिता, शिक्षक आदि क्रोध करके कुछ बताते हैं उसको। क्या करें? और उसमें उलझन जानते हैं क्या है? अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी इसी व्यवस्था, इसी अव्यवस्था में, व्यवस्था नहीं अव्यवस्था में है। इसी अव्यवस्था में इस विधि से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको ये बात समझानी और हमको व्यवस्था में जाना है है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ा तो रहे हैं आपको ये कोर्स, लेकिन कोर्स किसके अंतर्गत पढ़ा रहे हैं? इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? भौतिकवादी है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम आदि ये ईंधन की वस्तु नहीं है, लेकिन हमको ये करना कैसे है? इसी गाड़ी में आ करके, क्योंकि हमारे पास अभी विकल्प नहीं है। करेंगे क्या, क्यों कर रहे हैं? तो एक बहुत सुंदर सी बात बाबा जी ने बताई। मान लो हमें कीचड़ में धंस गए हैं, हम सब, पूरी मानव जाति है कीचड़ में धंसी हुई है, ठीक है, और हमको इस कीचड़ से निकलना, हमको दिख रहा है वो रहा वहाँ पर सूखा है, ठीक है। तो ये कैसे निकलना होगा? तो हाथ पकड़ के पहला कदम कीचड़ से कीचड़ में ही पड़ेगा।
लेकिन इस कदम की दिशा क्या होगी? वो जो सूखा स्थान है, इतना अंतर आ जाएगा कि अभी भी हमको करना वही पड़ेगा, यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसी सिस्टम में से एक नया सिस्टम निकल आएगा। जैसे जब राजतंत्र रहा होगा, वहाँ से हम लोगों ने जनतंत्र लाया ना, प्रजातंत्र लेके आए कि नहीं लेके आए? वो कब जनतंत्र कब लेके आए? राजतंत्र में रहते हुए। अंग्रेजों को खदेड़ा कैसे? अंग्रेजों के शासन में रहते हुए, है ना। तो हमको इसी प्रकार से ये जितनी, जैसे अभी हमारे पास ईंधन का विकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से या दर्शन के हिसाब से ना इतना सारा दूरगमन नहीं होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं। कायदे से हमको यहीं पर रहना चाहिए, है ना। और वो कायदा हमारी आवश्यकता के हिसाब से वो हम कर भी लेंगे। इस समय हमारे घर की स्थिति ऐसी आप तो जानते हैं ना, तो हम कर नहीं सकते, नहीं तो हमें यहीं रहना चाहिए। अनावश्यक दूरगमन बिल्कुल भी नाजायज़ है मेरे हिसाब से, पूछिए तो। ठीक है, अभी स्थिति परिस्थिति है तो उसके साथ, क्योंकि आदमी को तो आप कहीं नहीं छोड़ देंगे ना। बात पकड़ में आई? तो देखिए, मैंने कहा क्रोध जो है अक्षमता का प्रदर्शन है। तो प्रदर्शन मतलब वो दिख जाती है। जब दिख जाती है ना तो हमको अच्छी लगती है ना, देखने वाले को अच्छी लगती है। क्योंकि आदमी तो अच्छी चीज़ें देखना चाहता है, आदमी दृष्टा है। क्या दृष्टा है? किस चीज़ को देखना चाहता है? स्वास्तित्व को। और अक्षमता दिखती है तो अच्छा नहीं लगता। अब ये कार्यक्रम कह रहा है ये जो अक्षमताएं हैं, न्याय प्रदायी अक्षमता, इसको शिक्षा पूर्वक न्याय प्रदायी क्षमता में हम बदल सकते हैं। जैसे आप कोई छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आप में से वही सब, आप लोग भी छोटे बच्चे हो सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स जवाब नहीं देना चाहते तो खींच जाते हैं, कहते तू मुंह बंद कर ले, है ना, चुप रहे हो ना, थोड़ी देर ऐसे ऐसे बोलने लग जाते हैं। वास्तव में डिज़ाइन क्या था? बच्चा प्रश्न पूछेगा और टीचर जवाब देगा। हम कौन सा डिज़ाइन में चले गए? आप लोग स्कूल गए, बाबा ब्लैक शिप, हम बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आप हमको बताएंगे वही जो हमने आपको बताया था, वो आप बोलना शुरू कर दीजिए। तो आप वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो आपके अंदर फीड कर दी गई हैं। आपके अपने मौलिक प्रश्न हैं ही नहीं, और आप इतने क्षुब्ध और कुंठित हो गए हम लोग कि हमको लगता है हमको तो सब आता है, हमने तो पूरी दुनिया देख ली, हम तो समझ गए, अब हमको क्या समझाया जाएगा। ऐसी जगह हम खड़े हो जाते हैं। तो ये क्षुब्धता, ये कुंठा जो है ना, एक तरीके के फ्रस्ट्रेशन में निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये दर्शन कह रहा है भाई इसको पढ़ के देखो, हो सकता है ज़िंदगी समझ में आ जाए, हो सकता है धरती बढ़िया हो जाए, ये विकल्प है। ठीक है, तो उसके बाद भ्रांति पद से बाहर निकलते ही तुरंत कौन सा पद आ जाता है? देव पद। देव पद वो पद है जैसे ही समझ में आया तो आपकी इच्छा होती है केवल मैं क्यों समझूं, सब समझें, सब समझें। तो हम एक ऐसी व्यवस्था के लिए तत्पर हो जाते हैं कि एक ऐसी बढ़िया व्यवस्था बन करके खड़ी हो जाए कि सारे लोग सुखपूर्वक जिएं। ये है देव पद। देव पद का मतलब ये नहीं कि हमारे पीछे एक सफ़ेद रंग का पहिया घूमने लगेगा, चक्र, इसमें ऊर्जा निकलने लगेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अच्छा काम करने लग जाता है आदमी, है ना, सही करने लग जाता है। और दिव्य पद का मतलब है ये पूरी धरती जो है एकदम संतुलन में आ गई है, अब हमारे पास बहुत श्रम नहीं है, ऑटोमेटिकली सही शिक्षा, सही व्यवस्था चल रही है। इसको बोल रहे हैं दिव्यता। डिविनिटी जो है ना, कण कण में जो डिविनिटी है वो प्रकट हो गई है ना, ऐसी स्थिति। और विकास क्रम विकास मतलब होता है गठन पूर्णता। ये जो परमाणु में विकास होकर के गठन पूर्ण हुआ, इसको विकास कहा है। और जागृति क्रम मतलब समझ आने का जो क्रम है। ये जो हम बोल बोल के आपको समझाना शुरू किए ना, रोज रोज मैं बोलते रहूँगी और आप पाओगे कि 1 साल बाद आप जो व्यक्ति जिसने एडमिशन लिया था वो व्यक्ति वही नहीं रहा। वो अब दुनिया को अलग तरीके से देखने का उसमें नज़रिया आ गया है। जैसे एक बारी मैंने आपको कोयला जो है धरती पर ताप संतुलन की वस्तु है ये समझा दिया, अब आप इससे वापस नहीं लौट सकते हैं, नहीं लौट सकते। ठीक है, तथा जागृति सहज मानव परंपरा ही। जागृति सहज मतलब आसान हो जाए, स्वयं स्फूर्त हो जाए। बच्चे में तो कोई चीज़ें कचरा भरा नहीं था, तो बच्चा तो न्याय धर्म सत्य का जिज्ञासु था। उसमें सहज ही, परंपरा मतलब शिक्षा और व्यवस्था से मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। जो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है उसमें भागीदारी करे। कोई यहाँ बेरोजगार नहीं होगा, किसी के पास खाने पीने की कमी नहीं होगी, ऐसी एक व्यवस्था को बता रहे हैं। ये नित्य वैभव मतलब होता है उसके बाद ये धरती हमेशा बढ़िया से बनी रहेगी,
ये होना कह रहे हैं उनको समझ में आया, मुझे समझ में आ गया। तो ऐसे उन्होंने कम से कम 1000, 1500 2 लोग, अभी इस समय तो मुझे लगता है कम से कम 5000 लोग धीरे धीरे इस चीज़ के अध्ययन में लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसे मैंने सर्वशुभ सूत्र माना। क्या मान लिया? मुझे समझ में आ गया ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से क्या है? सर्वशुभ निकलेगा और सर्व मानव में शुभापेक्षा होना स्वीकारा। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है कि सर्वशुभ होगा कैसे, और क्या देखा, सारे लोग क्या चाहते हैं कि सबका शुभ हो जाए, ये चाहते हैं। तो फलस्वरूप चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, तो वो मूल्यों की शिक्षा है ना, मूल्यों की शिक्षा से चेतना का विकास हो जाए। तो ऐसी शिक्षा, संविधान, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या लिखी? संविधान लिखा, जिसके बारे में बात कर रहे थे ना कि उनको एक वो भी प्रश्न था। तो संविधान नाम की एक पुस्तक लिखी, आचरण व्यवस्था सहज सूत्र व्याख्या मानव सम्मुख प्रस्तुत किया हूँ। अपनी जिम्मेदारी के साथ एक आदमी, एक 20-22 साल का बालक अपने घर से निकला है ना, 30 साल की उम्र, सारे काम पूरे करके जब वो निकले हैं, तो वो स्थिति में उसके बाद आप कल्पना कीजिए वहाँ बीहड़ जंगलों में ना 10 साल, सोचिए मन ही नहीं लग रहा, मेडिटेशन करने बैठे हैं और मन कहीं भटक गया है ना। 10 साल वो काटे, फिर 10 साल वो काटे जब उनको मतलब रोज़ 12 से 18 घंटे बैठ रहे हैं और एक दिन समाधि हो गई। उसके बाद समाधि हो गई, प्रश्नों का उत्तर नहीं, मतलब वो आदमी कितने साल परेशान रहा होगा। उसके बाद उनको कोई एक वस्तु 5 साल अध्ययन के फलस्वरूप समझ में आया। अब आप सोचिए एक व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी के कितने साल हो गए, 25 साल साधना में गुजारे, उससे पहले वेद मूर्ति परिवार के हैं, 25 और 30 कितना हो गया, 55 साल। 55 साल का वो व्यक्ति अपने घर से निकल करके लोगों के पास जा के ये बात को बता रहे हैं। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उस समय तो क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, उस समय तो कोई समस्या नहीं दिख रही। वो लोगों को बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, किसी को पल्ले नहीं पड़ रही है। अंत में जानते हैं किन लोगों के पल्ले पड़ी? कुछ एक अगली पीढ़ी है। पहले तो लोगों ने उनको, क्योंकि वेद मूर्ति परिवार से हैं और ऐसे, तो इतना सम्मान किया, क्योंकि ऐसे लोगों का तो सम्मान ही बहुत होता है भारतीय परंपरा में, पैर ही छू रहे हैं लोग, उससे पार नहीं हुए। उसके बाद अगली पीढ़ी आई तो फिर वो गए IITs में। IITs का नाम सुना है आपने? सर्वाधिक विद्वान जो बच्चे हैं पहुँचते हैं IIT, है ना, जो होनहार लोग वहाँ पहुँचते हैं। उन लोगों के सामने गए जब 1991-92, तब लगा, तब लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि ये जो बात कह रहे हैं ये समझ सकते हैं, और लोगों ने सुनना समझना शुरू किया। ऐसे करते करते ये शायद सन 2010-11 के आसपास किताब लिखी, बहुत समय नहीं हुआ इस चीज़ को, ठीक है। तो जब किताब लिखी है ना 2009, उसका द्वितीय संस्करण, प्रथम संस्करण 2001, तो इस बात को लिख लिए थे। इसको लिखना पूरा हुआ 2001, मतलब 24 साल हुए हैं केवल, और ये अपने आप में पूरी नई एक वाद है। तो इसको लिखे और कह रहे हैं भाई प्रस्तुत किया, आप इसको करके देख लीजिए, आप समस्या से पार निकल जाएंगे। और अंत में पूरी कार्यक्रम देने के बाद जिम्मेदारी से कह रहे हैं, भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो, ए नागराज। इतनी बात बाबा जी लिखे हैं। अब देखिए एक मिनट ना, ये किताब में थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा नंबर है कि नहीं है। हाँ नंबर है। तो अनुक्रमणिका है। तो अध्याय पहला है अर्थ को पहचानने की शुरुआत, क्रम से अर्थ की परिभाषा और मान्यता। हम लोग किसको अर्थ माने? अर्थ मतलब अभी तो हम लोग सीधा सीधा क्या मानते हैं? कैश को ही अर्थ मानते हैं ना। तो कह रहे हैं शुरुआत से आदमी जब इस धरती पर आया तब से लेकर के अभी तक किसको उसने अर्थ माना? अर्थ मतलब जिस चीज़ को भी धन माना है ना। आवर्तनशील अर्थशास्त्र दार्शनिक आधार, आवर्तनशील अर्थशास्त्र अवधारणा। और इसके बाद वास्तव में अस्तित्व सहज विधि से किसको अर्थ मानना चाहिए, ताकि हम लोग हमेशा के लिए इस धरती पर बने रहें और हमको कभी भी असमृद्धि महसूस ना हो। उसके बाद इस अवधारणा को चैप्टर नंबर 2, आवर्तनशीलता, अनिवार्यता और उसका स्वरूप, उत्पादन और मूल्य। इसके बाद किस प्रकार से उत्पादन हो, इसके लिए आपको जो प्रैक्टिकल वगैरह वाला भाग भी रहेगा, ठीक है, ये भाग रहेगा। उसके बाद अध्याय 4 है, यार ये तो अनिवार्यता और उसका स्वरूप। ये भाई इसमें यहाँ पर है ना, ये चैप्टर नंबर 3 है।
ये चैप्टर नंबर 4 है बस, ठीक है। उत्पादन और मूल्य तो चैप्टर नंबर 5 है। परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का स्वरूप, इतना हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से अपने काम की वस्तु को थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी था। मैं इसको पढ़ती हूँ थोड़ा सा। अर्थ को पहचानने की शुरुआत क्रम से, है ना, कैसे क्रमिक रूप से स्टेप बाय स्टेप आदमी कैसे चला है ना, वो कैसे अस्तित्व में अध्ययन किए हैं, अस्तित्व में उन्होंने देखा कि आदमी कैसे चला और आज कहाँ पहुँच गया है और आज कहाँ उलझा हुआ है ना। तो कह रहे हैं अर्थ की परिभाषा, वास्तव में अर्थ की परिभाषा कैसे बदली है उसको भी बता रहे हैं, और मान्यता के रूप में हम कहाँ उलझे हुए हैं ये भी बता रहे हैं, और उसके बाद अध्याय 2 में उससे निकलने का रास्ता भी बताएंगे। तो कह रहे हैं आवर्तनशील अर्थशास्त्र को हमें लोकमानस, लोक मतलब सभी लोग, मानस मतलब मानसिकता में, क्योंकि कहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी आँख के सामने नहीं, आपके विचार के सामने, मानस के सामने, आपकी मानसिकता के सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आवर्तनशील अर्थशास्त्र को हमें लोकमानस के सम्मुख प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वो कह रहे हैं कि आई एम ग्रेटफुल कि इस पूरे एग्जिस्टेंस में मेरे जैसे एक व्यक्ति से ये वस्तु प्रकट हुई है। प्रकट हुई मतलब पूरी मानव जाति को मिल रही है, ये हमको प्राप्त हुआ है, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले अभी तक व्यक्तिवादी समुदायों के रूप में गुजरी बीती मानव परंपरा में तत्कालीन विधियों से मानव को ही स्वीकृत अर्थ का स्वरूप परिवार में आवंटन तथा बंटन, समुदायों में विनिमय, आवश्यकता, संभावना, स्रोत और मानव से किया गया प्रवृत्तियों और कार्यों का सामान्य स्पष्टीकरण को उचित समझकर उसे भी प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर बात आती किस तरीके से झगड़े होते हैं, क्योंकि झगड़े हुए मैटर उलट पुलट हो गया और आदमी कलह कलेश में फंस गया। तो एक तो ये कि हमने अभी तक रुपया पैसा माना किसको है, और मानने के बाद किस तरीके से लड़ते झगड़ते हैं। किसी गलत चीज़ को कुछ मान लिए हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू कर दिए हैं। कोई भी चीज़ परिवार में आवंटन तथा बंटन, कोई चीज़ किसी को कैसे मिलेगी। आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मनुशास्त्र में देख लीजिएगा कि कैसे बंटन दिया गया है। हम लोगों का भी एक डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन में लड़की को धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी संविधान में कह रहे हैं बेटियों को भी मिलेगा, लेकिन मनु धर्मशास्त्र में उसके अनुसार नहीं मिलेगा। इसीलिए इतनी जद्दोजहद चल रही है। बात पकड़ में आई? इसीलिए, ठीक है। तो परिवार में आवंटन तथा बंटन, समुदायों में विनिमय। समुदायों में विनिमय, आपको ये पता है कि अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग अगले लोगों के साथ विनिमय एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को, गुड्स का एक्सचेंज। भले वो मुद्रा से कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जैसे कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे विनिमय के संबंध अच्छे हैं, हम उनको कुछ देते हैं, उनसे कुछ लेते हैं, और अगर हम उनसे कुछ वस्तुएं ना खरीदें तो पता है हमारे उनके आपसी संबंध खराब हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते हैं तो जानिए, थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझिए। अगर हम कुछ देशों से वस्तुएं खरीदना बंद कर दें, जैसे हम पेट्रोलियम कोल आदि को अगर मंगाए नहीं ना, तो कोई ऐसे भी कंट्रीज हैं जो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। चलिए इसके बारे में कल बात करूँगी और आपको बताऊँगी, है ना। ये जो युद्ध चल रहे हैं ना 6-7 कंट्रीज़ के बीच में, इसके पीछे का थोड़ा पॉलिटिक्स जानिए तो आपको पता चलेगा कितना दबाव बनाते हैं देश कि हमारे पास से चीज़ खरीदो, और आप इन चीज़ों का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकते, आपको हमारे पास से खरीदना है। इस तरीके की दादागिरी है, ठीक है। उसकी आवश्यकता, संभावना, स्रोत और मानव से किया गया प्रवृत्तियों और कार्यों का जो सामान्य स्पष्टीकरण है उसको कह रहे हैं हम प्रस्तुत किए हैं। आप पढ़िएगा। अब देखो यहाँ से चलिए। मूलतः आदिमकालीन मानव की परंपरा का संबंध वर्तमान से जुड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इस धरती पर कैसे आए हैं। अब एक एक सेंटेंस को अपन पढ़ेंगे। मूलतः मतलब, मूल मतलब होता है जड़। बात क्या है, पते की बात ये कह रहे हैं। आदिमकालीन मानव, जो पहला मानव आया होगा, पहले मानव, कई सारे मानव एक साथ प्रकट हुए हैं धरती पर। वो कैसे प्रकट हुए हैं कल बताऊंगी, है ना, क्योंकि अभी फिर समय होने वाला है। तो मूलतः आदिमकालीन, जो आदिमकालीन मानव धरती पर पहला आया था, क्योंकि उसकी संतान, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान करते करते ही आप इस धरती पर प्रकट हुए हैं। तो मूलतः आदिमकालीन मानव की परंपरा का संबंध, तो उसने जो भी शिक्षा दी है, उसने
जो भी शिक्षा दी है वो पास ऑन हुई है। समझ में आया? जैसे कि आप में से कितने लोगों को कभी सांप से डर लगा है? ऐसे ही सांप से बस डर लग गया, लगा है ना, थोड़ा बहुत डर लगा। जीव जानवरों का भय है। आप असल में जहाँ रहते हैं, आप लोग का तो चलो थोड़ा बहुत हो सकता है देखा एखा भी हो, मैंने तो कहीं, मैं शहर में पली बड़ी, मैंने तो कभी सांप आप देखा ही नहीं, फिर भी मेरे अंदर बहुत सारे तरह के भय आ गए। कहाँ से आए? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ चीज़ें टीवी में दिखाई जा रही हैं, सांप ने डस लिया और डसते ही वो व्यक्ति मर गया, ये सब जो आ रहा है ना, तो उसके कारण से हमारे दिमागों में वो भय बैठ जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं मूलतः आदिम कालीन मानव की परंपरा इसी तरीके से, जैसे हम सब सवेरे उठ के ब्रश करते हैं, तो ब्रश करना कोई एक आपके एक समय में लोगों ने देखा होगा, जीव जानवर तो ब्रश नहीं करते, लेकिन अब पता नहीं किस हमारे पुरखे ने, कुछ पुरखों ने सोचा होगा कि हमारे दांत लंबे चलेंगे अगर हम लोग ब्रश करेंगे, फलानी दातुन, ये दातुन, मंदन मंजन और अभी तो लिस्ट्रीन और कुल्ला करो और पता नहीं क्या क्या तरीके से, ये सब सोचा होगा। अब हर सुबह हर मानव संतान सवेरे उठ के कुल्ला मंजन कर रहा है। बात पकड़ में आई? तो आज हम जो कुछ भी हैं वो कहीं ना कहीं ये जो पूरी मानव की परंपरा चली आ रही है उससे जुड़ा हुआ है। जैसे दाल बना, हम सब दाल रोटी खाते हैं, कम से कम मैं इतना जानती हूँ कि पिछले 4 पीढ़ी पहले तक सारे लोग दाल खा ही रहे थे हमारे यहाँ, तभी भी दाल खा रहे, दाल ही चावल खा रहे हैं। अब चूंकि मैंने आयुर्वेद भी पढ़ा है तो मुझे ये भी पता है 2500 साल से दाल खा रहे हैं। अब दाल किसने खोजी होगी? चावल मूलतः तो एक प्रकार की घास है ना, गेहूँ चावल है क्या? देखा है ना उगते हुए गेहूँ चावल, घास जैसा उगता है, घास के बीज हैं, घास के बीज हैं गेहूँ और चावल, हम लोग घास के बीज खा रहे हैं, ठीक है। तो किसने ढूंढा होगा कि अपन घास के बीज निकालो, फिर उसके बाद उसको कूटो, धान बनाओ, है ना, फिर किसी ने सोचा होगा उसको पीसो, कूटो पीसो, है ना, पीस के आटा बनाओ, आटा गूंदो, गूंद के रोटी बनाओ, फिर सोचा होगा पराठा बना लेते हैं, फिर पूड़ी बना लेते हैं, फिर मठरी बना लेते हैं, और फिर किसी ने सोच लिया अगर ये सुखड़ी बना लेते हैं, किसी ने कहा केक बना देते हैं, मैदा बना लेंगे ना। ऐसा सोचते सोचते आदमी ने कहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, पास्ता बनाएंगे, पास्ता बना के फिर सब्जी डालेंगे, फिर खाएंगे। तो उसने गेहूं के ऊपर इतना रिसर्च करते 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 करते, और ये सोचो ये गेहूं के रूप में वस्तु, पास्ता इटली वालों के पास, फ्रांस वालों के पास केक, हमारे पास अपनी सुखड़ी, किसी के पास अपना हलवा, किसी के पास अपनी कोई वस्तु, पंजीरी, ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं गेहूं के ऊपर। केवल गेहूं, शक्कर और घी, घी का दूसरा रूप बटर हो गया, बटर, शुगर और फ्लावर, इसी से तो केक बनता है। तो इतनी सी चीज़ से आदमी कितनी चीज़ें बना लिया है, ठीक है। इसी तरीके से चावल का भी है ना। तो आप सोचिए, तो कह रहे मूलतः आदिम कालीन मानव की परंपरा का संबंध वर्तमान से जुड़ा होना स्वाभाविक है। आप ये सोचो, आप अपने आप में कुछ हो, कुछ नहीं हो। ये जो कपड़े हम सब पहन के बैठे हैं, इसको लोगों ने सोचा, पत्ते पहनने से लेकर के कितनी लंबी यात्रा है भाई। फैशन शो होते हैं, फैशन शो में तो खैर अब तो एकदम ऊट पटांग कपड़े दिखाते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े दिखाते हैं जो आदमी पहन के अगर चले तो सारे लोग हंसे, है ना। लेकिन एक सामान्य रूप से इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर कितना शोध हुआ होगा। कौन वो व्यक्ति होगा जिसने कहा होगा कि भैया ये फूल जो कॉटन कपास का जो फूल है उसको देख के वो सोच रहा होगा, अरे इस रुई से तो अपन सूत काट सकते हैं, फिर वीव कर सकते हैं। किसी ने कहा रंगाई छपाई कर सकते हैं, करते करते अपने कपड़े बन गए। किसी ने स्टिच, ऐसा डिज़ाइन बनाओ, वैसा डिज़ाइन बनाओ, इधर सितारे लगाओ, उधर मिरर्स लगाओ, क्या क्या सोच लिया आदमी ने। तो हम ये सब जो कुछ भी पहने बैठे हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ आदिम कालीन मानव की परंपरा से जुड़ा हुआ है। दूसरी भाषा से नियति सहज है। नियति सहज का मतलब अस्तित्व में यही डिज़ाइन है। क्या डिज़ाइन है कि हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से जो भी चीज़ें हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करती है। बस 2 मिनट और है बेटा। स्वाभाविक का तात्पर्य हर काल देश में मानव अपनी अपनी सीमा में ही स्व को स्वीकार करता हुआ इस धरती पर जिया हुआ है। इसका प्रमाण क्रमागत रूप में पाई जाने वाली पीढ़ी से पीढ़ी ही है।
इतना ही बस बात करेंगे। एक छोटी सी बात, अगर आपसे पूछें तो आप अपने आप का, जैसे आपको पूछें कि आप में से आपका सिटीजनशिप क्या है, क्या है आपका सिटीजनशिप, कहाँ की नागरिकता है आपकी? भारत की। हम सब भारतीय हैं, है ना। जब आप पैदा हुए थे तब तो आपको नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता है। आप सभी को अपना वर्ण पता है, धर्म पता है, लिंग पता है, क्षेत्र पता है, किसकी जय जय बोलनी ये पता है, ये सब पता है। धीरे 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 हमने अपनी आइडेंटिटी को किसी चीज़ के साथ बांध के रखा है। हम एक किसी कहानी के तहत अपने आप को कुछ मान लिए हैं। अब वो हम हैं कि नहीं उसमें जकड़े हुए हैं, उससे परेशान हैं, पीड़ित हैं। वो जिसको पीड़ा करता है वो, उसमें एक ये भी ट्रेनिंग है कि अपना पीड़ा किसी को बताना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इस पर एक एक लाइन पर बात करेंगे। आज के सत्र को यहाँ पर रोकते हैं। सभी को नमस्ते।